नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देश भर में चुनाव की गर्मी बढ़ने लगी है। अगले 5 दिनों में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, ये तय मानिए। पर्चे भरे जाने लगेंगे और बाकायदा चुनावी रैलियां शुरू हो जाएंगी। पार्टियों का जनसंपर्क अभियान पहले से ही शुरू है। जब भी लोकसभा चुनाव की बात होती है तो सबसे पहले जहन में उत्तर प्रदेश आता है। सर्वे बता रहे हैं कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भगवा छाने वाला है। हमने भी ऐसा सर्वे किया, आपको दिखाया। लेकिन कैसे, कहां, कितना, यह हम आज आपको बताएंगे। यूपी की 80 सीटों का ओपिनियन पोल, जातिगत वोटों का रुझान कुछ ही देर में आपके सामने खुलने वाला है। अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन MY समीकरण को ही श्योर शॉट मानकर चलते हैं। मतलब कहीं पीडीए लेकिन मुस्लिम यादव, उनको लगता है कि यही भर है जो कि पक्का है। MY का यह समीकरण क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बच रहा है या यह भी टूट रहा है? मायावती का गैर जाटव दलित वोट तो पहले ही टूट गया था। क्या इस चुनाव में उनका अपना सबसे भरोसेमंद जाटव वोटर भी हिल रहा है? गैर यादव पिछड़ा योगी से जुड़ रहा है या बिछुड़ रहा है? जातिगत समीकरण बदलने का किन किन सीटों पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। यूपी की 80 सीटों को हम डिकोड करेंगे और हमारा लेंस होगा जाति। और अगर कोई नेता वगैरह सब कहते हैं भी जाति की बात मत करो, तो सब जाति की ही बात करते हैं। और अगर यूपी का इलेक्शन करना है, पढ़ना है, तो जाति की बात से ही शुरू करना पड़ेगा। वही आज हम करने जा रहे हैं अपने ओपिनियन पोल के इस बहुत खास हिस्से में। और मैं मेहमानों से आपको मिलवा देना चाहता हूं। सबसे पहले भावेश झा हमारे साथ हैं, CNX के हमारे साथी, जिन्होंने ये सर्वे भी किया इंडिया टीवी के लिए। और हमने कुछ दिनों पहले यूपी के सर्वे से ही शुरुआत की थी, जब हमने देश का ओपिनियन पोल आपको दिखाना शुरू किया। और यूपी में हमारे सर्वे में तब यह आया था कि 80 में से 78 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है अगर आज चुनाव हो जाए तो। अब जो आज डेटा भावेश हमको दे रहे हैं, इसके चश्मे से कैसा दिखता है वो यूपी की 80 सीटों का रंग, और उसमें क्या 78 के बाद भी कुछ प्लस हो सकता है या कुछ माइनस होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। भावेश, स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहिए उनको, यूपी का इंसाइक्लोपीडिया कहिए उनको। यूपी उनकी कर्म भूमि है, यूपी के हर नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं शांतनु। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में शांतनु। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। और विजय त्रिवेदी जी, देश के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। विजय जी आपका बहुत स्वागत है। तो अब मैं आपके सामने शुरुआत जो करने जा रहा हूं, उस वोट के साथ करने जा रहा हूं जिसके बगैर अखिलेश यादव की पार्टी कुछ नहीं, और वो वोट मिलेगा ये मानकर वो हर चुनाव शुरू करते हैं कि यहां से हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब वो जितना भी हो, 10% हो, 12% हो, हम बात कर रहे हैं यूपी के यादव वोटर की। सब जानते हैं अखिलेश यादव की पार्टी के ऊपर जातिगत राजनीति करने के इल्जाम भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया नारा दिया है, PDA। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि यूपी में इस वक्त जो यादव वोटर है उसके मन में क्या चल रहा है। आपके सामने आंकड़े जो आने जा रहे हैं, ये थोड़े हैरान भी कर सकते हैं आपको। ये हमको बताता है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में यादव वोट भी टूटेगा। जब लोकसभा चुनाव के लिए मोदी वोट मांगने निकलेंगे तो 23% तक ये वोट जो है वो उनको मिल सकता है। यूपी का यादव वोट 23% तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। 69%, 79% ये इंडिया गठबंधन के या अखिलेश यादव के साथ जाता हुआ हमको दिखाई देता है। 3% बसपा के साथ, अन्य उम्मीदवारों को या दलों को 5% वोट जा सकता है। मोटे तौर पर यह बट रहा है। एनडीए के पास यानी बीजेपी के पास 23% यादव वोट जा रहा है। 69% ये इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस, अखिलेश यादव, उनकी ओर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पीछे मेरी स्क्रीन पर आप इस आंकड़े को और क्लियरली देख पाएंगे। अब यूपी का यादव वोट जितना टूट रहा है, अखिलेश यादव की उम्मीद होती कि ये इससे ज्यादा 69% से भी ज्यादा उनको मिलता, लेकिन ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है और इसमें वो जो यादव वोट जो शायद असेंबली के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में अखिलेश के साथ जाता, उसका कुछ मन बदलता है और वो नरेंद्र मोदी की ओर आकर्षित होता है। तो इसलिए ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, 23%। अब ये 23% यादव वोट अगर मोदी के इलेक्शन में यूपी में टूट रहा है तो कितनी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को निकालने में आसानी हो सकती है इस यादव वोट की बदौलत? तो वो हम आपको बताएंगे। इसमें से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हमने आइडेंटिफाई की जिन पर हमको बात करनी चाहिए, और उसमें खासकर वो सीटें हैं जो अखिलेश यादव अनाउंस भी कर चुके हैं और उनमें से चुनिंदा सीटें अपने परिवार को वो या तो दे चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, या आने वाले वक्त में बांटेंगे। जैसे इसमें बदायूं की सीट है, बदायूं की सीट से शिवपाल यादव टिकट उनको मिल चुका है और ये वो सारी सीटें आ गई हैं, बदायूं, कन्नौज, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कुशीनगर, बांदा। इस पूरे बेल्ट में यादव वोट जो है प्रोमिनेंट वोट है।
मैंने बदायूं से क्यों शुरुआत की, क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को यहां से टिकट दिया गया। पहले अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, उन्होंने टिकट बदला और यहां से अब शिवपाल यादव को वो लड़ा रहे हैं। बदायूं में इसका प्रभाव पड़ेगा। कन्नौज की सीट, कन्नौज से डिंपल यादव भी चुनाव लड़ चुकी हैं, अखिलेश यादव भी कन्नौज के माने जाते हैं, यहां से सांसद हैं डिंपल, और अखिलेश यादव के होने के बावजूद कन्नौज में यादव वोटर हिल रहा है। सोचिए जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। ऐसे गाजीपुर की बात करते हैं, वैसे तो ये सीट मायावती की पार्टी के पास है, उनके अफजाल अंसारी सांसद थे, अब वो सपा में आ गए, लेकिन यहां पर भी यादव वोट इंपॉर्टेंट है और यहां पर भी इसका असर पड़ेगा अगर यादव वोट टूटेगा तो। फर्रुखाबाद वो सीट है जहां कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते थे पूर्व में, वो चाह रहे थे कि हमको मिल जाए, लेकिन ये सीट अभी समाजवादी पार्टी के पास ही है। ऐसे ही फिरोजाबाद की सीट जो है, फिरोजाबाद की सीट से जो अखिलेश यादव के दूसरे भाई हैं अक्षय यादव, वो यहां से, या उनके भतीजे, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके भाई रामगोपाल यादव के बेटे। तो फिरोजाबाद की सीट पर भी यादव वोट हिलने का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को यहां पर मदद मिल सकती है। ऐसी कुशीनगर बांधा में हर्षवर्धन जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहले तो ये 23% यादव वोट हमने कहा कि बिखरेगा और बीजेपी के पास जाएगा, आपको लगता है ये आंकड़ा जो है भावेश का कहीं ना कहीं असलियत के आसपास है या इससे ज्यादा भी टूट सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक मुझे लगता है कि भावेश जी ने उस सीट को क्यों छोड़ा है, या आगे लेंगे तब ठीक है, इसमें गाजीपुर से ज्यादा आजमगढ़ को जोड़ना चाहिए। अगर यादव मतदाताओं की बात कर रहे हैं तो गाजीपुर नहीं, उसकी जगह रिप्लेस करके आजमगढ़ डालिए, वहां पर ज्यादा असर। हम आजमगढ़ की भी बात कर लेते हैं। तो एक तो ये, दूसरा एक मैं अपना अनुभव सुनाता हूं, और पहले भी इंडिया टीवी पर चूंकि नियमित तौर पर हम बात करते रहते हैं पॉलिटिकल किस्सों की, तो मैं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। 19 में यादव मतदाता नरेंद्र मोदी के साथ चला गया, बहुत बड़ी संख्या में वो गया। फूलपुर विधानसभा में बाकायदा एक जो बाजार है वहां की फूलपुर की, वहां एक मौलाना ने कहा कि भैया ऐसे में तो चला गए मोदी के साथ, हम तो खड़ा रहे। तो इनके बात बताओ, यानी यादव तो चले गए थे। अब आप 19 से आगे जरा आइए, 19 के बाद क्या क्या हुआ है और 22 के बाद क्या क्या हुआ है। मैं आपको एक तथ्य के तौर पर बताता हूं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी के प्रवक्ता भले कहें कि यादव मुस्लिम, लेकिन यादवों के खिलाफ किसी तरह की कोई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं हो। गोरखपुर से गाजियाबाद तक यह तय किया गया है, कहीं कोई प्रमुख जगह पर रहा तो उसको हटाया नहीं गया है। और अब इन दोनों चीज के साथ, यानी 19 के मोदी और 22 के योगी के साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और साफ साफ दिख रहा है कि जैसे गिरीश यादव जैसे नेता हैं जो इस सरकार में मंत्री हैं, वो दिखता है कि अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको प्रतिनिधित्व दे रही। मुझे लगता है कि यह आंकड़ा बढ़ ही सकता है, घटने वाला नहीं। अरे एक लोगों को समझने के लिए आसानी होगी, फर्ज करिए ये विधानसभा का चुनाव होता, भावेश, ये अगर विधानसभा के चुनाव की हम बात कर रहे होते तो कितना % यादव वोट छिटकता समाजवादी पार्टी से, जो आप लोकसभा के इलेक्शन में 23% कह रहे हैं कि यादव वोट आएगा बीजेपी की तरफ, फॉर मतलब समझने के लिए। पहले तो हर्षवर्धन जी की बातों का जवाब दे दी कि उन्होंने कहा आजमगढ़ को क्यों नहीं शामिल किया। देखिए, आजमगढ़ और मैनपुरी हमने पहले ही बताया कि वो सपा वहां से इजीली जीते थी। इसमें हमने वही सीटें आइडेंटिफाई किया जिस पर यादव या और जो वोट जो कंसोलिडेट कहा जाता है कि अपोजिशन के साथ है, उनके टूटने के वजह से बीजेपी जीत रही है। जैसे कि आपको याद होगा, हमने बताया था 78 सीटें बीजेपी अलायंस जीत रही है, तो उन दोनों सीटों को छोड़ के हमने बात की, इसलिए आजमगढ़ और मैनपुरी इस लिस्ट में नहीं है। अब आपकी बात है, देखिए जब विधानसभा चुनाव होती है तो विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव का एक कॉन्सोलिडेटेड वोट जो पिछले 2022 में भी या 2017 में भी देखिए, यादव वोट का एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को वहां मिलता है जहां पे अखिलेश यादव की अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता। जैसे 2017 में उनका कांग्रेस के साथ अलायंस था, तो उन सीटों पे आप यदि सीट वाइज यदि डिटेल में यदि एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे बीजेपी ने उन यादव वोट में सेंध लगाया है। 2022 में भी जब इनका अलायंस छोटी छोटी पार्टियों के साथ था, खासकर आप उधर जो ईस्ट यूपी में आप जाके देखें तो वहां पे पूर्वांचल में आप जाके देखें तो वहां भी आप देखेंगे तो यादवों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया है। परसेंटेज में उसको निकाले यदि देखें, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को यादव वोट्स 69% मिलेगा, मैं पूछ रहा हूं अगर ये मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो ये कितना % तक जाता है? देखिए, कमोबेश ये इतना ही रहता है, क्योंकि देखिए असेंबली चुनाव में आप देखेंगे दो बार से
अखिलेश यादव के पास 2 बार या लोकसभा को भी आप 2019 में जोड़ ले तो अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के साथ अलायंस में रहे हैं, एक बड़ी अलायंस के साथ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अलायंस में है, बट कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं दे पा रही। तो इसके वजह से आप देखेंगे यादव टूटा जरूर है, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं टूटा। लेकिन बीजेपी को फायदा तब भी है क्योंकि बीजेपी को जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है यादवों का, वहाँ पे बीजेपी को फायदा हो रहा है। बस मसलन जिस सीटों की हमने बात किया, इन सीटों में वो यादव वोट जो बीजेपी को मिल रहा है वो क्रूशल है, आप कह रहे हैं? क्रूशल, एग्जैक्टली। जैसे आपने बांदा की बात की, उसमें बिना यादव के सपोर्ट के बीजेपी जीत नहीं सकती थी। वहां पे कन्नौज में बिना यादव के सपोर्ट के बीजेपी नहीं निकाल सकती। तो इन सीटों पे जो हिंदुत्व का, जो राम मंदिर का जो लहर है, खासकर जो रूरल में, उसके वजह से बीजेपी को एक अच्छा खासा फायदा दिख रहा है। शांतनु, लेकिन अगर बदायूं में, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, फिरोजाबाद में, मतलब मुलायम सिंह यादव के परिवार का जो उनके घर हैं, मैं गढ़ भी शब्द इस्तेमाल करूंगा, घर शब्द इस्तेमाल करूंगा, वहां पर भी यादव वोट अगर टूट रहा है तो क्या बताता है? देखिए सौरभ, मेरे ख्याल से कोई भी वोटर 2 तरह से वोट करता है। पहले तो अपनी पहचान के लिए वोट करता है। पहचान मतलब मैं पुरुष हूं, मैं युवा हूं, मैं महिला हूं, मैं यादव हूं, मैं ब्राह्मण हूं। और दूसरा वो करता है मुझे सरकार से मिला क्या है, इस 5 साल में, इस 10 साल में सरकार से मिला क्या है। और मेरे ख्याल से अगर सरकार से उसे ठीक मिला है, उसे लगता है कि मेरा सड़क, मेरा टॉयलेट, मेरा घर, मेरा अनाज, मेरा डीबीटी हो रहा है, तो उसकी कास्ट की आइडेंटिटी ब्लर होती है, जो हम अर्बन एरियाज़ में देखते भी हैं। अर्बन एरियाज़ में आपको कास्ट की जो पहचान है वो ब्लर होती दिखती है। तो इन जगहों में जहाँ पे जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में काम अच्छा हुआ है, भारत में काम अच्छा हुआ है, तो ये कास्ट की समीकरण पिघल रही हैं। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि अगर आप प्रतिनिधित्व भी दे देते हैं, इसके ऊपर से आप रिप्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, आप उनको मंत्री बनाते हैं, आप उनको जिला अध्यक्ष बनाते हैं, ऐसा लगता है कि यादवों के खिलाफ कोई ऐसा अलग से कोई अतिरिक्त बुरा विचार नहीं हो रहा है। जैसे पहले होता था कि अगर मायावती की सरकार आ गई तो एक खास तबके के खिलाफ काम होता था, अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो एक खास तबके के खिलाफ काम होता था। ऐसा नहीं दिखता है, तो उसे रिप्रेजेंटेशन भी दिखता है, प्रतिनिधित्व भी दिखता है, और एक लाभार्थी की तरह भी वोट करता है। तो ये बाहर आता दिखेगा। बल्कि ये क्या, अगर आप देखेंगे तो और सीटों में भी आपको जो यादव वोट है, हम ये तो बोलते ही थे कि गैर यादव जो ओबीसी वोट है वो भाजपा की तरफ आ रहा है, या जो गैर जाटव दलित वोट है वो भाजपा की तरफ आ रहा है। लेकिन इस बार आपको जाटव भी, मैं जाटव पर आता हूं, आप कह रहे हैं कि इस सरकार में हर जातीय वर्ग जो है उसको ना अपीसमेंट दिख रहा है, ना पनिशमेंट दिख रहा है, क्योंकि वो अपने आप को लाभार्थी के देख रहा है, क्योंकि उसका जीवन सच में बदला है पिछले 10 साल। ठीक है, लेकिन यादव वाले में लाभार्थी वाला हिस्सा कतई नहीं मानता हूं। वहां एक चीज है जो अभी शांतनु भी कह रहे हैं कि दुर्भावना नहीं है। आमतौर पे होता क्या था कि बहुत साफ साफ लाइन खिंची हुई थी, यहां दुर्भावना नहीं है, तो उनको लगता है, और एक बड़ा वर्ग है जिसको लग रहा है कि भाई ये बड़े काम तो हो रहे हैं ना। लाभार्थी क्यों नहीं होगा? नहीं, लाभार्थी चलेगी तो यादव को भी तो मिलेगी। लेकिन यादव लाभार्थी के तौर पर नहीं आ रहा है, ये बात हमें बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश में समझ लेनी चाहिए। जो आ रहा है वो हिंदुत्व के नाम पर आ रहा है, बड़े जिसको कहते हैं लार्जर पिक्चर में फिट हो रहा है, लाभार्थी के तौर पर वो नहीं फिट होता है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई यादव परिवार अगर वोट कर रहा है, वोटर या बीजेपी की तरफ आ रहा है, मोदी को वोट कर रहा है, तो या तो वो केवल नरेंद्र मोदी या फिर हिंदुत्व से प्रभावित हो। बिल्कुल, और कोई वजह नहीं है उसकी। लाभार्थी वाली कैटेगरी में वो बहुत कम आते भी हैं। आप उसमें जब जाएंगे, जब अगला शिफ्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि अनुसूचित जनजाति वाला, या पिछड़े में भी जो गैर यादव जातियां हैं वो लाभार्थी में ज्यादा शामिल होती हैं, यादव लाभार्थी में उनका हिस्सा कम है। ओके, ठीक है। विजय जी, देखिए, यादव वोट का टूटना यूपी में, यादव वोट का टूटना मैं उस तरह से नहीं देख रहा। एक तो हम कुछ ज्यादती करेंगे अगर यादव वोट को बहुत स्पेसिफाई करें। यादव वोट को वोटर के तौर पर वो केवल जो मुलायम सिंह फैमिली है उसके साथ ज़्यादा वोटर जा रहा है। और 69% वोट यदि समाजवादी पार्टी को मिल रहा है तो मैं उसे 80% मानता हूँ इन जनरल, जो खास तौर से मुलायम सिंह या जो फैमिली है उस पर वहाँ मिल रहा है। और 23% वोट, क्योंकि मोदी फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा। मोदी फैक्टर ने पिछले 2 चुनावों में जो कास्ट सिस्टम था उसको ब्लर किया है, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है। अब अच्छी बात तो राहुल जी से पूछेगा आप, लेकिन ये बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको फैक्टर को ब्लर किया। तो सभी जातियां मोदी फैक्टर पर, मोदी की योजनाओं पर, मोदी के काम पर, या जो भी उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है उसमें वोट दे रही हैं। तो उसको आप ये कहना कि टूट गया, यादव वोट नहीं टूटा, वो तो सारी जातियों का वोट टूटा है ना। हाँ। आप अभी आगे चलेंगे तो सभी जातियों का वोट टूटा। तो वो मोदी फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है खासतौर से यूपी के नज़रिए से, वो दुर्भावना वाला। वो जो लोग यूपी में रहते हैं वो उसको समझ सकते हैं कि जब सरकारें बदलती हैं तो एक समाज पर जो सरकार किसी पार्टी या किसी विचारधारा की आई है वो कैसे दुर्व्यवहार करती है। वो दुर्व्यवहार योगी सरकार में नहीं हुआ है या कम हुआ है।
तो उससे वो नाराजगी नहीं बनती, नहीं तो वो नाराजगी हो जाती कि नहीं हम इनके दो खिलाफ। चीजें सर मैं इसमें और हम लोग बात स्पेसिफाई कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे और जाति समूह की बात करेंगे। हमने आपने कहा जैसे केवल यादव की नहीं बात कर रहे हैं, हम दलित की भी बात करेंगे, उसके अलावा ओबीसी में अलग अलग जातियों की बात करेंगे, अपर कास्ट की भी बात करेंगे। देखिए पहले तो हम ये बात सब जानते हैं कि 14 के बाद से बीजेपी का वोट जो है, खासकर यूपी की अभी बात करें तो यूपी में बहुत वोट बढ़ चुका है। सवाल यह है कि वो जो हायर वोट जो बीजेपी को मिलना शुरू हुआ है 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव में, अब 24 तक आते आते उसमें किस किस जाति की या किस किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है, बढ़ी है। यादव वोट अगर 20% बढ़ा है तो क्या दलित वोट उतना ही बढ़ा है या उससे कम ज्यादा बढ़ा है, या वैश्य वोट जो है उतना ही बढ़ा या कम ज्यादा बढ़ा। तो हमको इससे यह अंदाजा लगेगा कि किस कास्ट के अंदर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी है या किसी में कम बढ़ी है। इसको हम कैसे इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। जैसे मैं दलित वोट की बात करता हूं आपके सामने, दलित वोट का हमारा जो सर्वे है वो ये बताता है कि ये एनडीए को 29% मिल सकता है, इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5%, मायावती अलग है इंडिया गठबंधन से, उनको 65% ये वोट जा सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं जाटव वोट, जाटव वोट, दलित में भी स्पेसिफिकली मायावती का जो जाटव वोटर है उसकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। जैसे यादव वोट था खास अखिलेश यादव के लिए, वो उनको 69% मिलता था, जाटव वोट मायावती को मिलता है 65%, यानी ये 4% और टूटता है नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहां पर फेविकॉल उससे भी कम है, यादव वोट से भी कम है। तो थोड़ा सा और अगर स्पेसिफाई करें तो उत्तर प्रदेश में यादव और जाटव ये करीब करीब 9% होते हैं, तो 18% हो जाते हैं। तो इनकी संख्या जब परसेंटेज में 30% 40% बढ़ती है तो दूसरी जातियों की बनिस्बत बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, किसी एक जाति का प्रभाव उसकी अपनी जो भी उसका अनुपात है संख्या में उससे ज्यादा कैसे हो जाता है, अब ये भी समझने वाली बात है। जैसे यादव वोटर को यह पता है कि मैं अखिलेश यादव के लिए अगर वोट करता हूं या उनके परिवार में उम्मीदवारों के लिए वोट करता हूं तो मैं एक साथ जाकर के वोट करता हूं। एन ब्लॉक बड़े लोग जीते, एन ब्लॉक वोट करते हैं, तो उससे बड़ा नेता जीतता है, बड़ा नेता जीतता है तो उनको लगता है कि हमको कुछ मिलेगा। तो इसीलिए यादव वोट जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट होता रहा या चिपका रहा अखिलेश यादव या सपा के साथ। दलित में आप देखेंगे जो जाटव वोटर है, जो जाति मायावती जी की है, जो उनकी कास्ट है, वो मायावती जी को चिपक करके वोट करता रहा अभी तक। अब वो 65% वोट करता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर नॉन जाटव दलित यानी जाटव को छोड़कर बाकी जो लोग दलित समुदाय में आते हैं तो वो मायावती की तरफ 40% जाते हैं। जाटव वोट जा रहा है 65%, नॉन जाटव दलित जा रहा है ओनली 40%। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अपील उतनी और कम हो जाती है। और नॉन जाटव पर तो भारतीय जनता पार्टी ने 2012-13 में जब अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने महासचिव के तौर पे, तो उन्होंने उस पर बहुत बड़ा काम किया है और उसी समय से नॉन जाटव वोट वहाँ पर आया। और जो जाटव वोट है उसमें दो चीज़ें मैं मानता हूँ, एक तो मायावती जी जिस तरह से इनएक्टिव हुई हैं ऑफिशियली पॉलिटिकल तरीके से, उसका भी एक बड़ा असर पड़ा है। और दूसरी बात, नॉन जाटव के बाद जाटव वोट भी इसीलिए आगे बढ़ा। वही वाली बात है जो दुर्भावना वाली बात आप कर रहे थे कि उस तरह का असर, एक सेफ्टी, देखिए जो जाति वोट है वो किस लिए जाता है, एक तो पहचान के लिए जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जाता है कि भाई हमारा नेता रहेगा तो हमारी जाति का जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी, हमारे अफसर बने रहेंगे, उनका ट्रांसफर नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, पुलिस थाने में। हाँ, वो बर्ताव इस सरकार में जो योगी सरकार वहां रही उसमें उस तरह से नहीं दिखाई, पहले ही कोई ऐसा खास भेदभाव नहीं हो रहा, खास भेदभाव नहीं हो रहा, तो इसलिए उस वोट को शिफ्ट होने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। वही कारण है जाटव वोट में खासतौर से मायावती जी जिस तरह से इनएक्टिव हुई हैं, मतलब एक्टिव नहीं है पूरी तरह से, उसका असर वहां दिखाई देता है। और नॉन जाटव वोट तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत से खास तौर से निकाला। अच्छा, अभी शांतनु, अभी तक हमने यादव वोट की बात की, नॉन जाटव वोट की बात की, गैर जाटव दलित की बात की, मैं अपर कास्ट वोट पर हूं। उससे पहले दोनों जो प्रिंसिपल ओपोनेंट है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों अपना जाति का कार्ड निकाले घूम रहे हैं। वो राहुल गांधी तो जगह जगह पत्रकारों से उनकी जाति पूछ रहे हैं, कौन सी जाति से हो तुम, तुम्हारा कैमरामैन कौन सी जाति का है, तुम्हारे मालिक कौन सी जाति का है, वो दूसरे वाले पीडीए की गाड़ी लेकर के चले हुए हैं। उस रोशनी से अगर देखें कि जाति की आइडेंटिफिकेशन को अंडरलाइन करने वाले दो नेता ऑलरेडी हैं, वो जाति तब भी हमको क्यों दिख रहा है शिफ्ट हो रही है? देखिए, मैं उसी बात को फिर से दूसरे तरीके से दोहराऊंगा कि वोटर वोट करता क्यों है। जब हम नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं तो वो एक विजन दे रहे हैं, खैर वो इनकम्बेंट भी हैं तो बताएंगे भी उन्होंने क्या क्या काम किया है, आगे का विजन दे रहे हैं। और राहुल गांधी हमें हर या तो कास्ट सेंसस की बात करते हुए दिख रहे हैं या जाति पूछते हुए, का पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। और उनको बड़ा धक्का भी लगा, नीतीश कुमार जिसको वो जाति सेंसस का एक बिल्कुल ट्रम्प कार्ड लेके चल रहे थे, वही उनके पाले से चले गए।
और आज का जनता, आप कहते हैं युवा दो नेता हैं, युवाओं से जाति की बात अगर आप अटैच करें तो एक युवा नहीं समझता है उसको। वो सोचता है भाई आप हाईवे की बात करें, आप इंटरनेट की बात करें, आप जॉब की बात करें, आप यूनिकॉर्न की बात करें, तो यहाँ पे कास्ट लाइन ब्लर हो रही है। लेकिन जब आप दिखाते हैं कि मायावती इतना डोरमेंट होने के बाद भी 65% वोट है, तो ये इस बात को स्थापित फिर से करता है कि जाति अभी चिपकी हुई है, जाति भी है, जाति चिपकी हुई है। आप इतना बिल्कुल सुषुप्त होने के बाद, हमने मायावती को किसी भाषण में नहीं देखा बहुत समय से, तब भी वो 65% वोट, जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तब का उनका चिपका हुआ आजकल। तो जाति की स्टिकनेस है अभी भी यहाँ पे हमें दिख रही है। नहीं, आप जब लोगों से बात करते हैं तो आपको उनकी बातों में, उनके कंसर्न्स में जाति कितनी बड़ी चीज नजर आती है? ऐसे हम लोग जब जाते हैं, जिस तरह से वस्त्र हम लोगों की पहचान भी होती है, तो जाति की बात नहीं निकल के आती है। आप उनके लंबे समय से रहेंगे, जब आप देखेंगे कौन किसके घर में खाना खा रहा है, किसके घर में शादी हो रही है, जिसे हम कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है नहीं है, वो अर्बन, जितना उत्तर प्रदेश में भी अर्बन आएंगे तो होगी, लेकिन रूरल में अभी भी वो स्टिकीनेस है जाति की। लेकिन क्योंकि लाभार्थी, देखिए जितने भी लाभार्थी वाले हमारी पॉलिसी हैं वो निचली जाति को काम आती है, क्योंकि वही नॉर्मली जो निचली जाति है उसका इकोनॉमिक स्टेटस कम है, उसी के घर में टॉयलेट नहीं था, उसी का घर नहीं था, उसी के घर में चूल्हा नहीं था, उसी की पेंशन नहीं आती थी, तो वो वहाँ से लाभ भी दिखता है। तो जहाँ पे कास्ट के बड़े छतरप नहीं है वहाँ पे जाति एकदम से टूटती है और वो लाभार्थी बन के वोट करती है। लेकिन हाँ, हर्षवर्धन जी की बात ठीक थी, क्योंकि यादव एक प्रबल जाति थी, वो वैसे भी लाभ बहुत सारे नहीं लेती थी, वो अपने धंधों में लगी है, वो नौकरियों में लगी है तो नहीं लेती। लेकिन जितनी छोटी जाति है उसको लाभ की जरूरत जहाँ भी पड़ती है और लाभ अच्छे से मिल रहा है, जो हम कहते थे पहले भी 1 रुपए कमजोर जाति नहीं आता था, वो उनके पास लाभ पहुंच रहा है, तो वहां पे वो ब्लर हो रही है। आप देख रहे हैं यूपी की 80 सीटों का ओपिनियन पोल। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अब इन 80 सीटों में से नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी अगर इस वक्त चुनाव हो जाएं तो? हमने आपको एक हफ्ता पहले जो सर्वे दिखाया था, तब तक की परिस्थिति थी उत्तर प्रदेश में आज वोट हो तो 80 में से 78 सीटों पर नरेंद्र मोदी की पार्टी आगे हमको दिखाई देती है। 2014 में ये तुलना, जो नंबर थे सीटों का, जो आंकड़ा था एनडीए का, वो 73 था। वो जब बसपा और सपा एक साथ आए 2019 के इलेक्शन में तो घट करके 64 हो गया। हमारा सर्वे ये कहता है कि इस बार वो लगभग 2014 के आसपास पहुंच सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है, 78 सीटों तक भी वो पहुंच सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या कोई सॉलिड डेटा है? तो वो डेटा आज हम आपको दिखा रहे हैं। आपने ब्रेक से पहले देखा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट जो है, जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट माना जाता है, वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और नरेंद्र मोदी की तरफ उसका एक रुझान दिखाई देता है। ऐसे ही जाटव वोट, जो कि मायावती की जाति का वोट है, वो भी उनसे कुछ अनुपात में टूटकर बीजेपी की तरफ आ रहा है। बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों के जो कोर वोट है उसमें तो सेंध लगा ही रही है। क्या अपना वोट जो उसका कोर वोट है उसको पूरी तरीके से चिपका कर रख पाने में कामयाब हुई है? बिल्कुल हुई है, वो आपको आगे दिखाई देगा। अब मैं अगड़े वोट की शुरुआत कर रहा हूं। आप देखिएगा यूपी का ब्राह्मण वोट का अगर आप पैटर्न देखेंगे, 84% तक ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है। जाटव वोट से ज्यादा मायावती के लिए जो जाटव वोट खास है, या यादव वोट जो अखिलेश यादव के लिए खास है, उससे ज्यादा बीजेपी के लिए ये ब्राह्मण वोट इंपॉर्टेंट है, जो 84% तक उनको मिलता है। इंडिया गठबंधन को मात्र 3%, बसपा को मात्र 2%। ऐसे ही आगे आप देखिए ठाकुर वोटर जो है उत्तर प्रदेश का, उसका रुझान कितना दिखाई देता है। ये सब फॉरवर्ड कास्ट मानी जाती है, माना जाता है कि ये अमूमन बीजेपी के लिए वोट करते हैं। 82% एनडीए में, ठाकुर वोट की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण 84%, ठाकुर वोट 82% तक भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 7%, बसपा को सिर्फ 5%। कहीं कोई बिखराव नहीं है इसके अंदर। मतलब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो है दूसरों का कोर वोट छीनने में कामयाब हो रहे हैं, अपने कोर वोट को बचा करके, कंसोलिडेट करके उसको अपने ईवीएम में कैद करवाने में कामयाब हो रहे हैं। ये हमको दिखाई देता है। ऐसे ही आप अगर वैश्य वोट देखेंगे, जैसे आम भाषा हम लोग बनिया वोट कहते हैं यूपी के अंदर, तो वो उसमें भी आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। 73% ये एनडीए की तरफ जाता हुआ हमको दिखाई देता है, 11% इंडिया अलायंस को और बसपा को 4%। अब मैं आपको जल्दी से ये भी बता रहा हूं कि ये जो फॉरवर्ड कास्ट का वोट है, इसकी वजह से खासकर किन सीटों पर अच्छा प्रभाव बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, या जहां पर ये बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, कैसरगंज, देवरिया, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी, बलिया, जौनपुर, ये बाय एंड लार्ज ऐसी सीटों पर इसका बहुत, और जो मेट्रो सिटीज है उसमें तो खास करके लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद बड़े शहर हैं, इनमें तो खास करके आपको इसका खूब असर दिखाई देगा। मैं एक बार फिर शांतनु के पास जाना चाहता हूं। शांतनु, ये जो हमने भी फिनोमिना देखा कि अपर कास्ट 80-85% तक बीजेपी के साथ है, ये पहले भी इतना था या नरेंद्र योगी मोदी के युग में और ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी डबल इंजन की बात करते हैं बहुत सारे अपने इलेक्शन की रैलियों में, वो कुछ लोग कहते हैं वो जुमला है, लेकिन वो डबल इंजन यूपी में तो बिल्कुल दिखता है हमें, जहाँ पे पॉलिटिकली भी और गवर्नेंस वाइज भी एक आंकड़ा है कि जो नरेंद्र मोदी की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की 40 ऐसी स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है।
तो जब हम स्टेज पे भी देते हैं, कोई रैली भी होती है, जिस रैली में नरेंद्र मोदी और योगी एक साथ होते हैं, दोनों के नाम भी एक जैसे हैं, लोग तो अब जब जमीन पे जाए ना, तो सौरभ भाई लोग बोलते हैं देखो लला योगी मोदी घर दे दियो, देखो लला योगी मोदी टॉयलेट दे दियो। तो योगी मोदी एक साथ बोला जाता है, एक साथ, वहाँ पे एक जुमला जैसा है कि वो साथ में ऐसा लगता है एक नाम है वो, तो वहाँ पे तो डबल इंजन ऐड होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये आंकड़ा, मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी बताएंगे कि ये अगर जो इलेक्शन भाजपा बुरी तरह हारी थी, चाहे वो 2007 का हो, विधानसभा का कह रहा हूँ मैं, 2007 का हो, 2012 का हो, उस समय कितना ब्राह्मण प्रतिशत वोट था जब भाजपा को 20 सीट, 40 सीट, 50 सीट आती थी, वो देखने से पता लगेगा कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मायावती आपके इलेक्शन सर्वे में बता रही है कि जब मायावती बिल्कुल डॉर्मेंट है तब उनको 65% वोट आ रहा है, तो जब भाजपा का वहाँ बुरा हाल था तब ब्राह्मण वोट कितना मिलता था, उस कंपैरिजन से मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी दोनों का इस पर बात कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये ठीक सवाल है और मुझे लगता है कि इसको पहले समझें कि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही ही जाती थी, मतलब आप उसकी पहचान ही ऐसे करते थे कि ये ब्राह्मण बनिया पार्टी है। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस में एक बड़े नेता हुआ करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो उनके जिला अध्यक्ष, उनके पूर्व सांसद, उनके पूर्व विधायक, वो सब के सब या तो ब्राह्मण होते थे या बनिया होते थे या राजघराने से कुछ होते थे, कुछ राजपूत हुआ करते थे। धीरे धीरे ये जो शिफ्ट हुआ और 2007 तो थोड़ा अलग स्थिति थी जिसमें ब्राह्मणों का करीब 20% मत चला गया था मायावती के साथ, जो एक ऐतिहासिक चुनाव था, एक निराशा वाली भी स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन ये जो अभी दिख रहा है इसको देखिए संदर्भ में समझिए। जब हम कहते हैं कि यादव और जाटव वोटों की हम बात करते हैं तो 9-18% जोड़ते हैं, जो पुराना जो सर्वे है जिसके आधार पर लोग कहते हैं तो 12% प्लस ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों का वोट है, और अगर सवर्णों का ये पैक मिला लें तो करीब 20% हो जाता है। अब अगर इसमें ब्राह्मण ठाकुर वैश्य ये सारे आ जाते हैं, कायस्थ भी उसमें 20% है, कायस्थ भी शामिल होते हैं। ये जब आते हैं तो आप सोचिए अगर उनका 84, 82, 73 यानी उसका एक औसत निकाल लें, अगर 80% के आसपास मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है तो आपने ये जो सीटें बताई ये तो ठीक बात है, लेकिन कैसे ये दिखता है तो उसके लिए एक चुनाव होता है मेयर का। जितनी मेयर की सीटें हैं लगभग सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी जीत लेती थी। कब? जब उसके विधायक कम हुआ करते थे, जब उसके सांसद कम हुआ करते थे। तो आज की तारीख में वो और ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है, जो 70-72 था वो आपको 84% पर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर और ये अक्रॉस स्टेट हर रीजन में बराबर है। और देखिए ये आप जब देखते हैं ना तो अलग अलग जगह पर उनकी पहचान भले हो सकती है। जैसे मैं ब्राह्मण मतदाताओं के संदर्भ में बात करूं, आपको यहां दिखेगा शर्मा, चौबे, इस तरह से मथुरा तक दिखेंगे। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको कानिकुब्ज ब्राह्मण दिखेंगे, उसके आगे आपको अवध में। तो लेकिन उन लोगों की पहचान भले अलग अलग है, लेकिन एक वोटर के तौर पर वो नेशनल पार्टी के साथ जुड़े रहे। बहुत पहले कांग्रेस, फिर भाजपा, अब कंसोलिडेट। सीधा समझने के लिए ये जो 20% वोट आपने फॉरवर्ड कास्ट का बताया, ये हर सीट पर लगभग इसी अनुपात में 20% के आसपास, कहीं कम ज्यादा भी है। जैसे कुछ सीटें हैं जहां पिछड़े, 15 होगा, कहीं 18 होगा, कहीं 25 होगा। बिल्कुल। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने तो लूज किया ही किया है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के समय में उनके साथ ऐसे नेता हुआ करते थे, भले ही वो यादवों का एकदम जिसको कहते हैं ना कि एक साथ वोट था, लेकिन उनके साथ ऐसे नेता हर जिले में, हर क्षेत्र में हुआ करते थे। दुर्भाग्य से अखिलेश यादव से के साथ उस पहचान वाले कोई नेता नहीं। सोचिए स्थिति क्या है इस वक्त की, कि ये जो फॉरवर्ड वोट जो है बीजेपी को एक मुश्त हमने देखा 80-85% इस वक्त मिल रहा है। बाकी पूरे ऑपोजिशन का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है उसमें ये कहीं आता ही नहीं है। इसको दूसरे तरीके फॉरवर्ड नाम से तो आप राजनीति नहीं कर सकते ना यूपी जैसे प्रदेश के अंदर। आपको जातिगत जनगणना करानी है तो ओबीसी के नाम पर राहुल गांधी नहीं सौरभ, वो पीडीए कहते हैं तो पीडीए में वो है नहीं। सौरभ देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ना यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फॉरवर्ड वोट अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए पहले 2014 से पहले जितने भी चुनाव होते थे, असेंबली लोकसभा चुनाव जितने भी होते थे, उसमें 30% वोट यदि किसी को आ जाते थे तो वो चुनाव स्वीप कर लेती थी। लेकिन 2014 के बाद 40% वोट का बीजेपी ने एक बेंचमार्क बना दिया कि आपको स्वीप करने के लिए कम से कम 40% वोट चाहिए, या जीतने के लिए, स्वीप तो तब भी नहीं हो पाता, जीतने के लिए 40% वोट चाहिए। अब इन वोटों को यदि ठीक से देखें, जब बीजेपी 2014 से पहले जब भी चुनाव जीती है, जैसे हम हर्षवर्धन जी ने कहा 20-21% के आसपास वहाँ सवर्ण वोटर है, और वहाँ पे जो पिछड़े से जो आते थे, कल्याण सिंह आते थे, वो
थोड़े ही वोट लेके आते थे, लोध वोट लेके आते थे, थोड़ा बहुत ओबीसी वोट लेके आते थे, लेकिन 30% के आसपास बीजेपी का वोट आता था, बीजेपी चुनाव जीत लेती थी। लेकिन वो जो 20% वाला जो गैप जो है सवन में, वो बीजेपी के साथ हमेशा रहा है। जब कभी कभी भी, जैसे 2009 में जब कांग्रेस 22-21 सीटें जब लोकसभा का जीते थे, उस टाइम भी बीजेपी का वो वोट बैंक टूट गया था, जिसके वजह से बीजेपी के पास ये 20% वोट हमेशा से था, लगभग हमेशा से रहा। एक दो वाकया जैसे 2009 या 2007 हमने बात किया, वहां से इसके बाद बीजेपी ने काम ये किया कि यादव वोट कुछ खींचा, जाटव वोट कुछ खींचा, नॉन जाटव दलित वोट लिया, नॉन यादव ओबीसी जो सबसे बड़ा चंक है उसमें सेंधमारी करी। तो अपना जो एक किस्म का कैपिटल था, अपनी कैपिटल बचाकर रख के दूसरे की रकम में से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश की, और वो उसमें उसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है। इसमें आप देखिए, जैसे हम लोग अब ओबीसी वोट की बात करते हैं, अब राजभर वोट की आप इतनी चिंता देखते हैं, ओम प्रकाश राजभर है, पार्टी को बीजेपी इतना क्यों मनाती है? सौरभ, एक चीज मैं छोटा सा बोल दूं इसमें, फॉरवर्ड कास्ट वाले में ये थोड़ा सा अलग है पॉलिटिक्स के अलावा। फॉरवर्ड कास्ट का वोट को आज़ादी के बाद से आज तक देखें तो उसमें ज़्यादातर वक्त या तो वो कांग्रेस के साथ रहा या फिर बीजेपी के साथ रहा। उसका मतलब क्या है कि उसका एक थॉट प्रोसेस ये है कि वो हमेशा पावर वाली पार्टी के साथ रहता है, पावर जिसके पास है उसके साथ रहता है। ऐसे ही जब मायावती जी के पास हुआ था, एक बार गया था, तो वो। दूसरी बात, सॉरी टू से, फॉरवर्ड कास्ट का एक ऐसा एरोगेंस है कि वो जो लोअर कास्ट के लीडर्स हैं उनके साथ आम तौर पर नहीं जुड़ता, जब तक कि बशर्ते, जब वो मुलायम सिंह का जिक्र होता है तो मुलायम सिंह जब पावरफुल थे, जब पावर होती है तो उसका कास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता मोटे तौर पर। आपको खराब लग सकता है ये बात, लेकिन आज हम जब चर्चा करते हैं तो जाटव वोट को तो एनब्लॉक कहते हैं मायावती जी के साथ में गाली देने के लिए, यादव वोट की बात करते हैं गाली देने के लिए मुलायम सिंह जी के साथ में। लेकिन फॉरवर्ड वोट जब बीजेपी के साथ जाता है या कांग्रेस के साथ जाता है तो आप उसको गाली की तरह से या एनब्लॉक की तरह से नहीं बोलते, जबकि पूरी हिस्ट्री मुसलमानों के लिए कहते हैं कि जैसा मुसलमान, सॉरी एक मिनट त्रिपाठी जी, तो इसलिए ये फॉरवर्ड वोट उसकी पहली शर्त है पावर, पहली शर्त है। जो पावर में हो, हर वोट की पहली शर्त पावर है, नहीं उसमें कोई भी वोट नहीं, लेकिन वो दूसरों को भी दे रहा है। लेकिन फॉरवर्ड का पहली शर्त है पावर, दूसरी शर्त है कि वो जो लोअर कास्ट है या दलित है या पिछड़ा है या मुसलमान है उसके साथ मोटे तौर पर नहीं जाता। और इसीलिए चाहे वो बीएसपी हो या मुलायम सिंह जी हो या कोई और पार्टी हो, राजभर पार्टी हो या पटेल हो, अनुराधा पटेल हो, उनके पास आपको फॉरवर्ड कास्ट का वोट नहीं मिलता। जबकि बीजेपी को देखिए, बीजेपी को आपने कहा ब्राह्मण बनिया पार्टी है, वहां पर तो 44% ओबीसी आ गया ना, तो इसलिए वो वोट तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उदाहरण के तौर पर वो शिफ्ट नहीं होता। और इसलिए वो कांग्रेस को मैं समझता हूं कि कोशिश करनी चाहिए थी ओबीसी वोटों की बजाय फॉरवर्ड कास्ट पर। आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है सर, मेरे मन में भी था। मैं रिफ्रेश कर देता हूं भाई। हम जब मुसलमानों की राजनीति की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, ये केवल समाजवादी पार्टी को वोट करता है मुसलमान। हम जाटव वोट के लिए कहेंगे सिर्फ मायावती का वोटर है, यादव वोट केवल अखिलेश यादव को वोट करता है। यहां दिख रहा है कि अपर कास्ट जो है, ब्राह्मण बढ़िया वैश्य, वो 80-80% तक बीजेपी को वोट कर रहे हैं। उनके ऊपर ये तोहमत जैसे क्यों लगाकर बात नहीं होती? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। और एक हद तक ये बात इसलिए ठीक रखती है क्योंकि आजादी के बाद बिना किसी संकोच के हमें ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ ये जहां भी थे, कम भी थे तो पावर में थे, यानी सत्ता में इनकी हिस्सेदारी बड़ी थी। इसलिए लगता है कि उनके साथ पावर के साथ शिफ्ट करते हैं। लेकिन जब थोड़ा फाइन प्रिंट देखते हैं तो क्या दिखता है, हमेशा ये जो जातीय समूह हैं ये राष्ट्रीय राजनीति के साथ रहे, नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल इश्यूज के साथ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पावर में रहे। दूसरा, ये जो जातियां थी इनको हिस्सेदारी नहीं मिली, तो ये हमेशा लड़ना पड़ा इन्हें, और ये लड़ने की वजह से इनकी जातियों के साथ कोई न कोई एक नेता जुड़ता है। और इसीलिए जब आप कहते हैं कि कहां वो गया पावर के साथ, तो पावर के साथ का सवाल नहीं था। जब उसको लगा कि नेशनल इश्यूज पे कोई बेहतर विकल्प दिखता है, रीजनल पार्टीज के साथ बहुत कम जाते हैं, न्यूनतम जाते हैं, कुछ एक अपवाद छोड़ दें तो ये जातियां रीजनल पार्टी के साथ नहीं खड़ी होती। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए सर, क्योंकि आगे बहुत ग्राउंड कवर करना है, मैं उस पर आता हूं शांतनु फिर आपके पास। अब जैसे हम ओबीसी वोट की अगर हम बात करें, उसमें भी खास जातियां जिन पर फोकस आप देखेंगे, लेंस लगा करके नेता लोग अभी रहते हैं चुनाव से। अब राजभर वोट जो है, राजभर वोट कितने अनुपात में जा रहा है किसको? 83% तक एनडीए की तरफ, इंडिया गठबंधन को सिर्फ 9%, बसपा को 3%। मैं राजभर वोट की बात कर रहा हूं, जिसका हम पूर्वांचल में एक बेल्ट के अंदर प्रभाव मानते हैं। कितना? 2-3-4 सीटों पर इसका प्रभाव होगा, लेकिन है, जहां पर है वहां इंपैक्टफुल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये एक तरफा वोट जाता है और मिल रहा है, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता हैं, बीजेपी के पास अपने भी राजभर कास्ट के नेता हैं, उनकी वजह से ये वोट बहुत अट्रैक्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ, और 83% तक जा रहा है। तो जिन भी सीटों पर इसका प्रभाव है, ये एन ब्लॉक उसको फायदा पहुंचाता है। ऐसे निषाद वोटर की बात कर ली, इसका भी प्रभाव 1-2
2 सीट पर होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये 74%, 74% तक निषाद वोट जो है वो एनडीए की तरफ जा रहा है, केवल 18% जाता हुआ दिखाई देता है ये इंडिया गठबंधन की तरफ। अब राजभर और निषाद वोट किन किन सीटों पर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूं। ये सिलसिला शुरू होता है गाजीपुर से, गाजीपुर, मिर्जापुर, घोसी, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, चंदौली, अंबेडकर, तो हमने चिन्हित की हैं सीटें। तो आप देखिए 8 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पर केवल इन दोनों जातियों का प्रभाव रहा होगा, और इसके नेता बीजेपी के पास हैं, इसलिए उनका इतना वजन है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को यूं ही नहीं, कभी बीजेपी, कभी अखिलेश यादव उनके ऊपर डोरे डालते हुए आपको दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है जो मैंने आपको भी दिखाया। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं, जरा वेस्ट यूपी की तरफ आ जाइए, जहां अभी जयंत चौधरी जो है अपनी पार्टी को लेकर एनडीए में आ गए हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में थे, अब इधर आ गए हैं। अब उसका प्रभाव जाट वोटर के लेकर बहुत बात होती है कि जाट वोटर तो मूलतः किसान होता है, किसान तो अभी प्रदर्शन कर रहा है। आप इसमें आंकड़ों में देखेंगे, आपको लगेगा कहां का प्रदर्शन, कौन सी नाराजगी। 82% तक जाट वोट जो है आज की परिस्थिति में बीजेपी के नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। 82%, केवल 6% इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है। ये भावेश क्लियर करेंगे, ये जयंत चौधरी के इधर आने के बाद का आपका सर्वे है या उससे पहले का सर्वे है? नहीं, उसके बाद का ही है। देखिए, लोकसभा चुनाव में वैसे भी जाट वोटर बीजेपी के साथ कंसोलिडेटेड है, कुछ ही वोट होता है जो जयंत चौधरी को जाता है। आप मान के चल रहे हैं कि जयंत इधर है, जयंत चौधरी बिल्कुल जयंत इधर है, उसके साथ ही ये किया गया था सर्वे। 82% जो है जाट वोटर है। सीटें कौन सी हैं वो प्रभाव की? कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, बिजनौर, बागपत। हमें भी ये नोएडा में है, यहीं से लाइन शुरू होती है सारी, इसी बेल्ट में इनका पूरा प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस पर कुछ कहना? हाँ बोलिए प्लीज। अगर आप 2019 में देखें तो मुजफ्फरनगर और बागपत सीट भाजपा जीती तो दूर, अगर हम मार्जिन देखें तो हार्डली 5,000 या 10,000 वोट का था, और दोनों जगह आरएलडी के प्रत्याशी थे, तो मतलब उसका वजन है वहां पे। और इस बार यहाँ आने के बाद हैरानी है, या आपको मालूम था कि 80% से ज्यादा जाट वोट बीजेपी को मिलता है जब नरेंद्र मोदी? बिल्कुल ठीक है कि लोकसभा में कंसोलिडेट होता है, लेकिन अब जयंत के आने के बाद तो बिल्कुल नहीं, मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्योंकि यूपी में आरएलडी इधर आ गई है, तभी किसान आंदोलन नहीं है। इससे ये भी पता लगता है किसान आंदोलन पूरा पॉलिटिकल था, जब तक उसमें आरएलडी की बैकिंग नहीं होगी कोई नहीं पहुंचेगा बॉर्डर। तो साफ दिखाई रहा है ना भाई, आंदोलन उसमें कुछ लोग भी अगर बॉर्डरों पर हैं तो उसका मतलब इनमें से तो कोई नहीं है। नहीं, उसमें कुछ उदाहरण ये भी देखे, जैसे बिजनौर वाली सीट है, आरएलडी पिछली बार मायावती और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, उसकी वजह से उस गठबंधन का भी एक इफेक्ट है, जिसकी वजह से बिजनौर जैसी सीट जो बीजेपी 2014 में जीती थी लेकिन 2019 में हार गई थी। उसी तरह अब जैसे इन्होंने बात किया कि बागपत और कैरान में बहुत क्लोज फाइट हुई थी, बहुत कुछ 1000 वोट इंपॉर्टेंट। मुजफ्फरनगर में क्लोज फाइट थी, बिल्कुल, ये मुजफ्फरनगर में बहुत कम मार्जिन से बीजेपी वहां जीत पाई थी। तो ये जाट वोटों का वैसे लोकसभा में रहता है, लेकिन कुछ हजार वोट जो जैसे उनके जो पॉलिटिकल पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो उनको वोट देते हैं, तो वो आके बीजेपी के लिए जो कहते हैं सेफ करेंगे। नहीं देखिए, वही मूल बात समझनी होगी। जब हम कहते हैं कि कैसे चला गया, तो जाट वोटों की एक तरह से कहें कि नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी ने कराई। अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो संजीव बालियान दिखते हैं आपको, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष दिखते हैं आपको, सत्यपाल सिंह दिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जयंत चौधरी के आने से ही जाट इधर आया। और जाटों को, जिसको एक कहते हैं कि उनको मिलता क्या था, अब आप यहां से लेकर अगर मेरठ तक कहेंगे तो क्या ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे जाट लैंड के अलावा कहीं और से गुजर रहा है? क्या अगर मेरठ में आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वो कहीं और मिल रही है? क्या आप गन्ने के मूल्य की बात करेंगे और जो 2 साल का बकाया हुआ करता था, जो सपा और बसपा के शासन काल में जितना मिला के गन्ने का भुगतान हुआ, जो चीनी मिलें करती हैं किसानों को, उतना सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में हो गया। तो क्या आप इसको नहीं जोड़ेंगे? तो मुझे लगता है कई चीजें और जिनके लिए आप कहते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जरा राकेश टिकैत एक बार चुनाव लड़े थे, 7,000 वोट भी नहीं मिले थे उनको, अपने यहां की नगर पालिका और प्रधान ही नहीं जिता पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो किसी जाति के साथ जोड़ दिया जाता है कि कोई एक नेता और दूसरे नेताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, यह भी एक राजनीति में देखने का गलत तरीका है। जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुतायत आया, उसमें हां मुजफ्फरनगर के दंगों की भूमिका रही, 2013 एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उसके अलावा भी उनको साफ साफ दिख रहा है कि हमको बहुत मिला है। जब चौधरी चरण सिंह थे तब किसान जाट एक हुआ करता था, और बिना किसी बहस के चौधरी चरण सिंह जैसा किसान नेता दूसरा देश में नहीं हुआ। उस भरपाई को न अजीत सिंह भर पाए न दूसरा कोई भर पाया। अरे जैसे एक और हमारे सामाजिक एक सेगमेंट है, उस कुर्मी वोट भी यूपी में, बिहार में बहुत बड़ा वोट माना जाता है। तो कुर्मी वोट, अच्छा कितना होगा कुर्मी वोट यूपी जैसे प्रदेश के अंदर? 4% के करीब, 4%। सौरभ जी आप आंकड़ा दिखाएं, उससे पहले मैं बता दूं, तब आंकड़ा दिखाइएगा। कुर्मी वोट उत्तर प्रदेश का सबसे रणनीतिक मतदान करने वाला वोट है। आज की तारीख में जाति जहां, कुर्मी वोट वहां।
आप उसका अनुमान लगाइए। अनुप्रिया पटेल अपना 2 सांसद जिता लेती हैं, अपने विधायक जिता लेती हैं, लेकिन उनकी बहन पल्लवी पटेल लड़ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं। और मैं आपको सीट वाइज बता सकता हूं, जहां जहां कुर्मी प्रत्याशी दिखा, वो जरूरी नहीं कि एनडीए गठजोड़ से हो, दूसरों को भी दिया, कुर्मी मतदाता एनडीए के साथ कम दिखेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं उस अनुपात? नहीं, ये आपने कहा स्ट्रेटेजिक वोटिंग, स्ट्रेटेजिक वोटिंग, बिल्कुल जरूरी नहीं कि जहां पर कुर्मी देखा वहां चले गए। कुर्मी अगर एनडीए से कुर्मी है तो उसको दिया, लेकिन अगर दूसरी पार्टी से वहीं अगर कुर्मी है तो उसको भी वोट करेंगे, कुर्मी को वोट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी कहीं भी हो वो कैंडिडेट कुर्मी होगा तो कुर्मी को वोट करेगा, ये बात है। जाट वाले में मैं एक लाइन जोड़ना, हम लोग देखते हैं सौरभ, जाट वाले में मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि बीजेपी के पास जाट का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन आप सवाल कर सकते हैं कि जयंत चौधरी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो उसके रिस्क फैक्टर को कम करता है कि थोड़ा बहुत भी कोई जगह बच रही हो, जैसे मुजफ्फरनगर की बात है, बिजनौर की बात है, या राजभर को भी इसीलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर को थोड़ा कम कर रहा है उन सीटों पर भी। नहीं, अब ये जो अब मैं जरा कुर्मी की बात से पूरी कर दूं, आपने कहा बहुत स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है, सबसे ज्यादा रणनीतिक वोटिंग करता है, तो अभी इस वक्त जो है हमको डेटा ये बता रहा है सर्वे में 69%, 69%, रफली 70% समझने के लिए 70% तक ये वोट जो है एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें उत्तर प्रदेश में। 3 से 4 वोट इसका परसेंट वोट इसका वजन है कुर्मी वोटर का, लेकिन रणनीतिक वोट करता है और इसलिए स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। और इंडिया गठबंधन की तरफ ये 21% जाता हुआ दिखाई देता है, माफ कीजिएगा 69% और 15% इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे ही आप मौर्य वोट को देख लीजिए, मौर्य वोट जो है वो इतना ही 69% एनडीए, 21% वो इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें भी एक बड़ा क्लियर टिल्ट है एनडीए की तरफ। और गैर यादव ओबीसी, ये सब जो है गैर यादव ओबीसी में ही आते हैं, कुर्मी, कुशवाहा, नूनिया, मौर्य, शाक, सब लोग, ये सारे लोग। तो गैर यादव ओबीसी दरअसल सबसे बड़ा चंक है, लगभग अगर आप मानिए कि ओबीसी क्या है, ओबीसी हमारे सारे वोटर का 50% से ज्यादा, और उसमें से हमको हटा देना, मान लीजिए यादव वोट हमको उसमें से माइनस कर देना, यादव वोट मतलब 8%, 10% होगा। बाकी का जितना वोट है सारा नॉन यादव ओबीसी, वो है सबसे बड़ा चंक। और उसमें आप देख रहे हैं ये सारे वोटर क्रूशल हैं, कुर्मी, मौर्य, जाट, सब उसके अंदर आते हैं। और सब ऐसा दिखाई दे रहा है कि 70-80% तक सब एनडीए की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही हो जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों के दिल में कोई मुद्दा बैठाने की, या अखिलेश यादव जितना पीडीए कर रहे हैं, उसका असर डेटा में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पिछड़ा भी मोदी के साथ है, अगड़ा भी मोदी के साथ है, अगड़ा और ज्यादा है, लेकिन पिछड़ा भी साथ है, दलित भी साथ है, ये हमको डेटा से साफ दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ूं, केशव मौर्य जी को वो थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 69% है और एक बड़ा चंक दूसरी तरफ जा रहा है। और जहां ध्यान से देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपने को, हालांकि वो बहुत स्थापित नहीं हो पाए, 70% लेकिन नहीं, मेरा ये मानना है कि वो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मौर्य मतदाताओं को एक तरह से कहें भाजपा में प्रतिनिधित्व ज्यादा मिला है। केशव मौर्य लगातार उप मुख्यमंत्री रहे, यहां तक कि सिराथू से हार गए पल्लवी पटेल से, फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया और बड़े नेता हैं। तो मेरा यह मानना है कि थोड़ा और ज्यादा शायद एनडीए को मिलता, मेरे अनुमान से होना चाहिए। और उनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होती है, जिधर भी वो होते हैं उनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होती है, इसलिए ये ठीक बात है कि वो और बढ़ सकता था वोट। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम जरा कुछ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकालकर आपके सामने बात करेंगे, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सीटें जहां पर जो नाम रहते हैं, चर्चित नाम रहते हैं, बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, या इस बार अनाउंस हो गया है तो लड़ रहे हैं, या नहीं लड़ने की वजह से वो सीट चर्चा में आ जाती है। अब फिर हम देखेंगे उस सीट पर जो है जाति समीकरण कितना है। वैसे जब कोई बहुत बड़ा आदमी किसी सीट से चुनाव लड़ता है, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी अगर बनारस की सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो काफी हद तक ये इममटीरियल हो जाता है, मुद्दा ही नहीं रह जाता कि वहां पर किस जाति का कितना वोट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कुछ तो उसका जाति का असर वहां भी रहता होगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं ऐसी सीट से जो चर्चा में थी सोनिया गांधी के छोड़ने की वजह से, वो राज्यसभा चली गई, तो रायबरेली की सीट से अब कौन लड़ेगा ये अभी हमको पता नहीं चल रहा है। चर्चाएं ये कि उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट इसको लेकर के नहीं हुई है। मैं आपके सामने वहां का जातीय समीकरण जो है वो रखने चाह रहा हूं। इसमें मुझे भावेश की और हरचंदी दोनों आपकी खास जरूरत पड़ेगी कि आप हमको सीट वाइज अगर लेकर के चले। रायबरेली की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को, ये सारी वो सीटें जो हमारे सर्वे में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी है। हमारा सर्वे यानी भावेश और हमारे सर्वे में हमने आपको बताया था कि इस बार रायबरेली की सीट भी अमेठी के साथ साथ बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी हारेगी, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। हम मान के चल रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी लड़ती हैं तो रायबरेली वो हार रही है, क्योंकि सर्वे के डेटा ने हमको ऐसा दिखाया, ऐसा हम नहीं कह रहे, डेटा ने हमको बताया। यहां पर आप देखिए पासी समुदाय
68% बीजेपी, अन्य दलित 40% बीजेपी, ब्राह्मण 58% बीजेपी। ब्राह्मण यहां 58% ही मिल रहा है, ये गौर करने वाली बात है। जो यूपी का एवरेज है ब्राह्मण वोट का बीजेपी के लिए वो 80% है, 80 से ज्यादा है। रायबरेली में वो 58% आ जाता है, 60 के आसपास आ जाता है। क्यों रायबरेली में ब्राह्मण वोट टूट रहा है बीजेपी से, ये हमको समझना पड़ेगा। यादव वोट 35% रायबरेली में बीजेपी को मिल रहा है, जिसकी एवरेज 23% थी। बाकी प्रदेश में 23% ज्यादा वोट मिलता था, वो यहां पर रायबरेली में आकर और बढ़ जाता है बीजेपी के लिए। इसके पीछे क्या वजह है? कुर्मी वोट 64%, लगभग उसी अनुपात में दिखाई दे रहा है। इसमें जो हमको ट्रेंड दिखता है वो ये बता रहा है कि दलित वोट बढ़ चढ़कर बीजेपी को मिल रहा है, ब्राह्मण वोट घट रहा है, यादव वोट बढ़ रहा है। क्या बता रहा है भविष्य? देखिए, मुझे आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा और ये डेटा आपने दिखाया। पिछले दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को थी कि रायबरेली कैसे हमने देखा और उसका क्या डायनामिक्स रहा था। देखिए, रायबरेली में 34% दलित वोट है और 14-15% के आसपास ब्राह्मण वोटर है। तो 34% में भी जो पासी वोटर है उसकी सबसे ज़्यादा तादाद है। बीजेपी ने क्या किया पिछले 2-3 साल पहले, या एक एग्जैक्ट ईयर में भूल रहा हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बुद्धिलाल पासी को उन्होंने वहां पे बनाया। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके वजह से आप देखेंगे पासी वोटर जो पहले कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल वोटर हुआ करता था, कांग्रेस वहां जीतती कैसे थी? देखिए, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटर से जीत जाती थी। बड़े 70% 75%, जब 2006-7 में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो 70% तक वोट सोनिया गांधी को मिल गई थी। वो घटते घटते आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 10 साल में बीजेपी 17% वोट अपना बढ़ाई है और 17% कांग्रेस लूज की है। वो 17% डायरेक्ट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जो अभी जो लेटेस्ट डेटा जो हम अभी दिखा रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पासी वोटर्स का, जिसका मैंने कहा 34 कितना है रायबरेली में आपने बताया? 16% के आसपास पासी वोटर्स है वहां पे, 16% के आसपास पासी वोटर्स है और उसका लगभग 70% बीजेपी को जा रहा है। एग्जैक्टली ये कांग्रेस का वोट था, तो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है, पूरा दलित वहां पे ट्रेडिशनल वोटर। ब्राह्मण वोट क्यों बट रहा है यहाँ पर? ब्राह्मण वोटर वहां पे एक गांधी फैमिली से इंक्लाइनेशन अभी भी है। पहले से ये बढ़ा आपके सर्वे में है, ये क्या स्थिति? नहीं, पिछली बार इनको पासी वोटर्स नहीं गया था। इस बार बेनिफिशियरी, जो जैसे मैंने कहा जब हम बात कर रहे थे कि बेनिफिशियरी की वजह से और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिस तरह बुद्धिलाल पासी को जिस तरह बीजेपी ने बनाया है, वो सब चीजें लेके बीजेपी के लिए पासी वोट एक सबसे बड़ी एक कैच होगी वहां पे, जिसके 18% वोट रखने वाला पासी समाज रायबरेली में शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ। ये वहां बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी की हार की, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं आपने कहा जब ब्राह्मण वोट जो बाकी किसी जगह पर बीजेपी के पास 80% जाता, यहां पर वो मुझे दिख रहा है 60% पर आ जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाता है। देखिए 2019 में भी या 2014 छोड़ दे, 2019 में भी बीजेपी को कम बेस इतने ही ब्राह्मण वोट मिले थे। तो ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा बीजेपी अब वहां पे डेंट नहीं लगा सकती, क्योंकि जो उनका है सोनिया गांधी फैमिली के नाम पे वो उनके साथ इंटैक्ट है। बहुत ज्यादा इसमें फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन पासी वोटर, जैसे मैंने कहा, पासी और यादव अभी भी आप देखेंगे तो सपा का वहां अभी भी जनाधार है, तो लेकिन वो यादव का जिस तरह डेंट लगेगा और पासी जो कि ट्रेडिशनल वोटर रहा है कांग्रेस का, वहां पे जिस तरह बीजेपी उसको अपनी तरफ खींचते हुए आ रही है, मैं तो यदि कहूंगा बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छा होगा यदि किसी पासी कैंडिडेट को यहां दे, तो श्योर एंड सर्टेन विन वहां पे बीजेपी के लिए। रायबरेली में पासी वोट एक तरफा बीजेपी के पास जा रहा है, ब्राह्मण वोट थोड़ा कम भी होता है अगर, तो यादव वोट उसकी भरपाई कर देता है, एवरेज से ज्यादा यादव वोट उसको वहां पर मिल जाता है। यह मुख्य वजह है रायबरेली में इस बार अपसेट की कांग्रेस के लिए, कि क्यों रायबरेली भी कांग्रेस पार्टी हार सकती है। अब मैं गाजीपुर जैसी सीट की बात करता हूं, आप कौन सा बोलिए? इस पर टिप्पणी जरूरी है। देखिए, रायबरेली को जब हम देखते हैं तो हमको समझना पड़ेगा, गांधी परिवार की वो सीट रही शुरू से, और वहां जो लोग रहे वो सतीश शर्मा हो या खुद सोनिया जी की जनप्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा हो, आप अलग अलग सीटों पर देख लें तो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व वहां ठीक ठाक था। लेकिन पिछले कुछ समय में वो लगभग साफ हो गया है, कांग्रेस पार्टी से ब्राह्मण नेता लगभग गायब हो गए हैं। उसका एक और जिसको कहते हैं सिम्टम मैं बताता हूं आपको, रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगहों पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में गायब हो गया, वहां समाजवादी पार्टी आ गई, और वही विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने अभी राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इसीलिए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को अमेठी से लड़ा रही है, रायबरेली में कोई ब्राह्मण प्रत्याशी खोज रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो आंकड़ा है मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। यहां मैं सहमत हूं कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जी अब तो रहे नहीं, तो उनका खड़ाऊ रख के कोई नहीं जीत पाएगा, मुश्किल उनकी बहुत बड़ी है। अच्छा, अब जैसे गाजीपुर की सीट है, कोई एक्सपेक्टर है तो बताइए कास्ट वाइज की, मतलब यहां पर ये डोमिनेंट है तो, क्योंकि बहुत सारी डेटा है मेरे पास। गाजीपुर में
किसके होने से प्रभाव पड़ता है? देखिए, गाजीपुर में जो सबसे राजभर के आने के बाद से जो राजभर वोटों का कंसोलिडेशन हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी आपको कमो वो एक्स फैक्टर है, राजभर वोट एक्स बिल्कुल, फैक्टर है बिल्कुल, गाजीपुर की सीट पर। तो मुझसे शुरुआत करूंगा, गाजीपुर की सीट दिखाइए। गाजीपुर की सीट क्यों जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? हमारा सर्वे बता रहा है, हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा यहां पर राजभर वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 73% जा रहा है बीजेपी की तरफ। ये है ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के होने का दम। वो इसलिए जरूरत वो इसलिए ये नहीं कहा कि एक्स फैक्टर है, ऐसे ही वो नहीं कह रहे हैं, मुझे बता रहे थे ना आप, additional। ऐसे उन्होंने किसी पत्रकार को कहा कि योगी जी के पास सबसे इंपॉर्टेंट हम ही हो गए। नहीं, लेकिन रोचक ये है कि राजभर जी को ये सीट नहीं चाहिए। वो मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के सामने नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए घोसी पे अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन डेटा बता रहा है कि उनकी कम्युनिटी का वोट आ रहा है। हाँ, मेरा ये मानना है कि यहाँ पिछड़ी जाति के ही व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनाना चाहिए। मनोज सिन्हा जी पहले यहां से सांसद रहे हैं, अब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेकिन अब इस सीट का जो कहते हैं समीकरण, यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बदली है। अगर कोई पिछड़ी जाति का प्रत्याशी होगा तो भाजपा कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ लोगों को निराश कर रहे हैं कि ये जब आप डेटा दिखाते हैं तो इस समय संसदीय टीम भी बैठी है भाजपा की कि गाजीपुर की सीट अभी सेटल भी नहीं हुई है और राजभर जी देखेंगे तो अपना दबाव और बढ़ाएंगे भाजपा पे, वही देख के बताना चाह रहा था। अब जौनपुर की सीट की बात करता हूं, सब पूर्वांचल की सीट। लेकिन हर्षवर्धन जी किसी को इसलिए निराश नहीं कर लाइटर रहे। नोट पे पहले बताइए, जौनपुर की सीट आपने बीजेपी को दी है, जौनपुर में क्या एक्सपेक्टर है? जौनपुर में ब्राह्मण वोटर ये सब बहुत ज्यादा ब्राह्मण वोट सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। देखिए जरा, अब जौनपुर का डेटा आपको दिखाते हैं। जौनपुर की सीट हमारा सर्वे ने कहा बीजेपी निकालेगी। क्यों? 91। जौनपुर की सीट पर अभी योगी आदित्यनाथ थे, 91% ब्राह्मण वोट कर रहा है जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जहां जिस जाति का प्रभाव कुछ प्रतिशत भी ज्यादा हो जाता है उस सीट पर, तो उसके पास एक किस्म की चाबी आ जाती है। वो जिस तरफ गया उस तरफ सीट गई, वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो जौनपुर में कैंडिडेट का सिलेक्शन इस हिसाब से होगा कि हम यहां पर ब्राह्मण वोट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही उम्मीदवार भी दिया जाएगा वहां पर, और सारी पार्टियां उस पर जोर लगाएंगी और ये खुलकर यहां पर जो वोट है ब्राह्मण वोट सौरभ जी, जौनपुर में सिलेक्शन स्टेट एवरेज से ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल सही कह जौनपुर रहे हैं। में भाजपा ने सिलेक्शन किया और कृपा शंकर सिंह जो कांग्रेसी नेता बड़े विवादों में रहा करते थे, उनको टिकट दे दिया है यहाँ से। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई भी होता वो जीतता, लेकिन पिछली बार भी केपी सिंह हारे इसलिए थे कि गलत प्रत्याशी का चयन कर लिया था। 14 में जीत गए थे लेकिन 19 में हार गए। भाजपा की सीट है लेकिन प्रत्याशी का चयन करने में और थोड़ा सावधानी बरती जा सकती थी। भदोही से ये भी आपने बीजेपी को दी है सीट। अगड़ा पिछड़ा कौन है? इसमें बिंद ठाकुर और मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठाकुर और मौर्य, हाँ बिल्कुल। भदोही की सीट दिखाइए। भदोही की सीट पर कौन कितना प्रभावशाली हमको भी पता चल जाएगा। कैसे जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? ठाकुर वोट 73% मिल रहा है बीजेपी को, ब्राह्मण वोट 72%, लगभग उतना ही जितना औसत मिलता है पूरे प्रदेश के अंदर। मौर्य वोट 69%, लगभग उतना ही है। अन्य ओबीसी 67%, बिंद और दलित। ये आपके सामने कास्ट इक्वेशन जो है ये भदोही की सीट की आपको दिखाई दे रही है। जो स्टेट में एवरेज वोट जाता है वैसा ही इस सीट पर आपको दिखाई यहाँ बिंद प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है, ये कम्युनिटी बहुत डोमिनेंट है वहाँ, और उसका एक दबाव भी रहता है वहाँ जो प्रत्याशी के तौर पर भी। अगली सीट मिर्जापुर। मिर्जापुर आप बड़ा मशहूर हो गया ओटीटी के जमाने में। मिर्जापुर की बात करते हैं। बीजेपी मिर्जापुर क्यों जीत रही है? ये तो अपना दल की सीट है। अपना दल की सीट है, ये अनुप्रिया पटेल की सीट है। अनुप्रिया पटेल। अब तो वो आपने पहले बता ही दिया था कि यहाँ पर जो कुर्मी वोट है वो निर्णायक होता है और 70% कुर्मी वोट जो है वो अनुप्रिया पटेल की सीट पर। हालांकि ये मुझे आश्चर्य कर रहा है, मुझे लगता है कि मिर्जापुर में 90% के आसपास कुर्मी वोट मिलेंगे, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड लीडर है अभी कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता है। हालांकि एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो शायद मिसिंग हो रहा है, मिर्जापुर में जो वेस्ट से वोटर वो भी बहुत अच्छी खासी तादाद में है और बीजेपी के लिए शायद ज्यादा बेटर होता। बिल्कुल, वो ज्यादा बेटर होता यदि बीजेपी अपना कैंडिडेट वहां देती तो। नहीं, लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है ना आपके डेटा से कि इन नेताओं का अपने अपने कम्युनिटी पर होल्ड कैसा है, पकड़ कितनी है, मजबूती कितनी है, और इसलिए मुझे लगता है तभी 3-4 महीने पहले जब जाते जनगणना ये थोड़ा भ्रम करेगा लोगों में। आप ये भी बताइए ना कि उनकी संख्या कितनी है। आप अगर ऐसे 90%, वो तो उनका मिल रहा है उतना, लेकिन संख्या आबादी कितनी है तब समझ में आएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण है। पूरे वैश्य से मतदाता लगभग 18% के आसपास वहां पे मिर्जापुर में, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी के लिए ज्यादा फायदा होता यदि वहां पे वैश्य कोई कैंडिडेट होता और बीजेपी के सिंबल पे होता। तो देखिए, लाइट नोट पे मैं पहले ही कर रहा था, इतना ज्यादा हमने डिटेल में बता रहे। नीतीश कुमार बिना मतलब का 1000 करोड़ खर्च कर दे जाति जनगणना में, मुझे दे दिया होता मैं ही ऐसे निकाल देता। मतलब आपने जाति का जनगणना कर ली है? यही तो है, यही तो उन्होंने बताया, इससे ज्यादा और क्या बताया उन्होंने, बताइए। शांतनु बहुत नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, तो इतनी डिटेल में तो बात होगी, वो तो और डिटेल में जाते होंगे। बल्कि
हम लोग कई बार नेताओं को गाली देते हैं कि देखिए जाति की राजनीति करते हैं, और वो लोग हमें गाली देते हैं। आप लोग तो खुद ही चैनल में बैठ के जाति जाति बताते हैं, और हम जब उसको केटर करते हैं तो आप लोग कहते हैं हम जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। हर नेता अपनी जाति का कार्ड लिए घूम रहा है बाहर, लेकिन उसको इस तरह से कहेगा कहना कोई चाहिए कि भैया जाति नहीं जाएगी, जाति के आधार पर एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना बंद कीजिए, एक दूसरे से लड़ना बंद कीजिए। और मैं तो फिर कहूंगा कि ईश्वर करे कि भारत की राजनीति में वो दिन आए। और एक उदाहरण तो है ना, वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जाति के कितने लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे हैं, फिर जीतेंगे। गुजरात में नरेंद्र मोदी की जाति के कितने लोग हैं, लगातार मुख्यमंत्री बना के देखा। तो हम तो चाहेंगे वो दौर आए कि जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई से भी लड़े, लौट के बिहार से भी लड़े, शरद यादव जबलपुर से लड़े, आके मधेपुरा से लड़े। ये होनी चाहिए देश की राजनीति। जाति बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आप जाति के आधार पर प्रत्याशी चुनते हैं तो जाति के आधार पर नतीजे भी मिलेंगे। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल, और वो भी खास उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी की इन 80 सीटों में से 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और उसके पीछे जो डेटा बता रहा है वजह, वो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप इन सारी सीटों को, पूरे उत्तर प्रदेश को अगर जातियों के लिहाज से परखना चाहें, देखना चाहें, तो आपको पता चलेगा कि क्यों कौन सी जाति दरअसल किस पार्टी के साथ खड़ी हुई है। यादव वोटर जो माना जाता है समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो हमारा सर्वे ये बता रहा है कि खास सीटों पर भी, यादव परिवार के प्रभाव वाली सीटों पर भी वो टूट करके बीजेपी या एनडीए की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जाटव वोट, मायावती का वोट, वो भी टूट रहा है। और बीजेपी का जो अपना वोट है, अपर कास्ट वोट जिसको माना जाता था खास, वो बड़ी तादाद में एक मुश्त बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कुछ खास सीटें ऐसी जहां पर यादव परिवार का बड़ा प्रभाव है, जैसे कन्नौज की सीट, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव फिलहाल वो सांसद हैं। ये सीट हमारे सर्वे में ये दिखाया गया कि बीजेपी सीट जीत रही है। मतलब चाहे यहां से डिंपल यादव भी लड़ जाए दोबारा, तो ये सीट बीजेपी जीतेगी, डिंपल यादव हार सकती हैं। उसकी वजह आप देखिए जरा इस कास्ट इक्वेशन के अंदर, ब्राह्मण वोट यहां पर 91% बीजेपी को, ठाकुर वोट 73% बीजेपी को, अन्य ओबीसी यानी यादव के अलावा जो और ओबीसी है 65% वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, और यादव वोट 24% बीजेपी को मिल रहा है। ये पूरे प्रदेश के अंदर जो औसत बीजेपी का यादव वोट है उसके आसपास है 24% वोट। अब आप इसका, ये 24 आपको यूं कम लग रहा होगा, लेकिन फिर जरा ऊपर देखिए क्या है। कन्नौज उम्मीदवार कौन है? डिंपल यादव। तब भी ये 24% यादव वोट टूट करके इधर आ जाता है, बीजेपी के साथ आ जाता है, वरना ये शायद 80% तक, 90% तक हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ होता। कन्नौज की सीट पर किसका प्रभाव ज्यादा है, किस वोटर का? देखिए इस सीट पे वैसे यादव मुस्लिम मिला के लगभग 32% के आसपास हो जाता है, लेकिन अच्छा, उसको काउंटर करने जाऊंगा मैं। कन्नौज बार-बार डिंपल यादव कह रहा हूं, वो मैनपुरी से सांसद है, यहां से भी लड़ी हुई है वहां। पहले अभी सुब्रत पाठक ने हराया, सुब्रत पाठक ने उनको यहां से हरा दिया। यहाँ पे ब्राह्मण और ठाकुर मिला के लगभग 30% के आसपास वोट हो जाता। उसके बाद जो सबसे बड़ा चंक हो जाता है वो अन्य ओबीसी, जिसकी बात हमने किया, वो बीजेपी के लिए एक सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर है। दूसरी तरफ आपने देखा कि यादव जो 24% टूट के आ रहा है, वो बीजेपी के लिए एडिशनल कंसोलिडेट करके, वो पैटर्न आपको विधानसभा में भी दिखा था। जब विधानसभा में आप देखें 5 में से 4 जो एमएलए है अभी भी बीजेपी के पास है, जबकि इस यादव बेल्ट में सपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन कन्नौज फर्रुखाबाद एक ऐसी लोकसभा वाली सीटें थी जहां पे सपा अच्छा परफॉर्म नहीं करती, यहां पे बीजेपी बढ़िया परफॉर्म की थी विधानसभा में भी। ठीक है, आपके हिसाब से यहां पर यादव वोट की ताकत काफी है। यादव मुस्लिम मिला के एक ब्लॉक होता है, लेकिन उसको काउंटर करने ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य ओबीसी जो है, जिसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म पिछले लोकसभा चुनाव में भी किया था, असेंबली में भी किया था, और अभी भी वो बरकरार है बीजेपी के साथ। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन को भी तोड़ पाना नहीं, यादव वोट एडिशनल हो गया ना यहाँ पर। ये 91% ब्राह्मण है, 73% ठाकुर है, तो वो बीजेपी का वोट कंसोलिडेट है ही। लेकिन 24% यदि यादव वहां आ जाता है तो वो एडिशनल वोट उसकी ताकत को एकदम बढ़ा देता है ना, जो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान करता है। 64%, मतलब इसके बाद भी 70% वोट है यादव वहां पर उनके पास, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन ये एडिशनल वोट इसमें एड ऑन हो रहा है 30% वोट पर, उससे बीजेपी की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं ठीक है, मैं आपसे समझना ये चाह रहा था कि बीजेपी के लिए वही जो आपने कहा वो एज जो है, हाँ, वो उस यादव वोट से आ रहा है, जो एज आ रहा है, हाँ जी, उससे आ रहा है। वो कन्नौज जैसी सीट पर क्यों समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दे रहा? सवाल ये है। वो इसीलिए ना, वो मोदी फैक्टर भी तो उसमें इंपॉर्टेंट है ना, मोदी फैक्टर है। नहीं, मोदी फैक्टर भी है। और एक चीज मुझे लगता है कि जो वहां दलित मतदाता हैं उनका भी जिक्र इसमें होना चाहिए। डिफरेंशिएटर वो हैं,
यानी जो ये एक आप कहते हैं ना कि जाति समूहों में, तो जो दलित मतदाता है उसने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। जो विधायक वहां से चुनकर आए हैं, जिनको कहा जाता है ना कि आप विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5 में से 4 जीते हुए हैं, उनके पीछे भी वो ताकत बड़ी होती है। और कन्नौज में चूंकि सुब्रत पाठक हैं तो ब्राह्मणों का वोट मिलेगा, अगड़ों का वोट मिल जाएगा, ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है। फर्रुखाबाद की सीट की बात करते हैं। देखिए जरा, फर्रुखाबाद की सीट बीजेपी जीत रही है तो उसके पीछे क्या जातीय समीकरण दिखाई देते हैं हमको। कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा फर्रुखाबाद से जुड़ा रहा हो तो आप याद दिलाइएगा। सलमान खुर्शीद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, उदास भी हो गए जब ये सीट समाजवादी पार्टी को चली गई। 50,000 वोट पाए थे, काहे को उदास हो गए? लेकिन उदास तो काफी हुए थे क्योंकि सार्वजनिक तौर पर उदास हो गए। हाँ, मतलब 50,000 वोट पाने वाला उदास होने लगे। उदास हो सकता है क्योंकि 89% ठाकुर वोट बीजेपी को, शाक्य वोट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 82% बीजेपी को, लोध वोट 73% तक जा रहा है बीजेपी को, यादव वोट 20%, यानी जो प्रदेश का औसत है उसी की तादाद में जा रहा है। तो यहाँ पर एक फैक्टर कौन सा वोट है इस पूरे इसमें देखेंगे? साग की जो वोट है यहाँ पे और मैनपुर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये साग की वोट, वैसे यादव, साग और ठाकुर तीनों लगभग आसपास में है, लेकिन साग या लोध मिलकर बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर बनाते हैं, जिसके लिए बीजेपी अभी जो विधानसभा है उसमें भी बीजेपी 5 के 5, एक उनके अलायंस के पास है और 4 बीजेपी के पास है। तो बीजेपी यहाँ पे ऐसे एक खास कम्युनिटी के वोट को टारगेट करने के लिए पार्टियां क्या करती हैं? बीजेपी जैसी पार्टी क्या करती है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए, एक जैसे हम लोग अभी बात करें, एक तो बीजेपी का बहुत अच्छा पैटर्न चला पिछले 10 साल के, एक लाभार्थी वर्ग हर कम्युनिटी में बना के रखती है। दूसरा, उस लाभार्थी वर्ग से बार बार उसको कम्युनिकेट करना, उसको अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करना, वो बीजेपी के लिए बहुत एक्स फैक्टर है। दूसरी तरफ जैसे हम लोग बात करें ना, जो राम मंदिर का जो एक तरह का लहर जो आप जो करें, जो असर है, वो लगभग हर कम्युनिटी में, हर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में है, जिसका आपको असर दिखेगा। वो यादव में भी, आप यादव भी यहाँ भी देखिए, यादव बेल्ट होते हुए भी यहाँ पे देखिए 20-22%, 25% के आसपास यहाँ भी बीजेपी को मिलता जा रहा है। साग की लोध और बाकी अदर जो चीजें देखिए उसमें इन ब्लॉक आप देखिए 89%, 80%, ये तो एक मतलब एक तरह का किसी न किसी वो जो सबसे बड़ा कहते हैं हिंदुत्व की लहर में, उन सब की वजह से आप देखेंगे बीजेपी फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, जिसके वजह से आप देखेंगे पिछली बार बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम हुई थी इन सब सीटों पे। कन्नौज जीत जरूर गई थी बीजेपी, लेकिन इन सब सीटों, कन्नौज तो पहली बार जीती थी बहुत पिछली बार, लेकिन इन सब सीटों में बीजेपी के लिए जीतना वो इसी वजह से हुआ कि क्योंकि बीजेपी ने एक लाभार्थी वर्ग, हिंदुत्व, लाभार्थी की आपने बात की, शांतनु ने भी काफी बात की, वो भी हमको दिखता है जब उस प्रधानमंत्री खुद इंटरेक्ट करते हैं, किसी को कुछ मिला हो किसी लाभार्थी को, तो उससे उनकी बात करना। लेकिन इसमें एक फैक्टर है कि संघ की जो स्ट्रेटजी है उसमें उन्होंने जो जातियां आई, छोटी छोटी जातियां हैं, उनकी लोकल लीडरशिप को बहुत ग्रो किया और उस पर फोकस किया, वहाँ की लोकल लीडरशिप पर, लोकल मेलों पर, उनके फेस्टिवल पर, उनके जो देवता हैं, लोक देवता, उन सब से भी एक बड़ी मदद मिली है। ऐसी जो जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं। लेकिन ये काम केवल आप चुनाव से कुछ महीने पहले, चुनाव से पहले नहीं, ये तो लगातार चल रहा है, निरंतर आप करते हैं। सौरभ, भाजपा में आपने देखा होगा पदों का दायित्व, पदों का महत्व बहुत है। अगर आप जिले में भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तो बड़ी बात है। तो मैंने देखा है वो किस बिल्कुल चौकड़ी बना के रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि अगर वेस्ट में 3 ब्राह्मणों को यहाँ टिकट मिल गया तो पूरे वेस्ट में फिर और मिलेगा। तो मेक श्योर करते हैं जहाँ युवा मोर्चा की जिला की इकाई हो, युवा मोर्चा की मोर्चों की भी और प्रदेश अध्यक्ष की, उसमें सारी जातियां आ जाएं। अगर इधर MLC 2 मिल जाएंगे तो उधर लोकसभा के टिकट 3 कम मिलेंगे। तो जो रिप्रेजेंटेशन है भाजपा का वो बहुत अच्छे तरह से साधते हैं। संगठन में भी नेतृत्व के लिए, संगठन से लेकर जहाँ पे MLA MP तक। और ये लाभार्थी एक बात हुई, लेकिन जाति को काटने वाली है, जाति को ओवरराइड करने में आपको हिंदुत्व का फैक्टर, राम मंदिर का फैक्टर कितना इस बार काम करता हो? जाति को डिसॉल्व करने के 2 ही तरीके हैं, या तो काम इतना अच्छा हुआ हो कि मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि किस जाति का था मैं, और दूसरा जब वो ब्राह्मण की तरह, ठाकुर की तरह, लोध की तरह बिहेव ही ना करे, वो हिंदू की तरह बिहेव करे, जब उसने वो राम मंदिर दिखता है या और जो देश में हिंदुत्व की लहर है उसको देखता है वो। अब देखिए 3 और सीटें मैं एक साथ आपको दिखा रहा हूं और इन तीनों सीटों पर आपको वोटिंग पैटर्न दिखाई देगा। जैसे एटा की सीट, बदायूं की सीट, फिरोजाबाद की सीट, और शिवपाल यादव, अक्षय यादव सब जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां की सीटें। एटा में देखिए लोध 92%, 92% बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ठाकुर वोटर 81% बीजेपी, शाक्य वोटर 73%, यादव वोट 14%, जो औसत है 22% का, उससे भी और कम है। एटा में क्यों खास ज्यादा वोट कम आ रहा है बीजेपी को, इस पर हमको बात करनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बार एटा में याद रखिएगा यादव वोट। मैं आपको बदायूं की सीट दिखा रहा हूं, शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एटा भी शिवपाल जी का इलाका है, इलाका सब वही है। हाँ। एटा में, लेकिन एटा में यादव वोट 14% मिलता है भाजपा को। बदायूं आते ही ये 31% होता है। मतलब यहां जहां से वो खुद अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां यादव आसानी से टूट रहा है।
एटा में कम टूट रहा है। बाकी तो ये हमको वही पैटर्न दिखाई दे रहा है ब्राह्मण, वैश्य, अन्य ओबीसी का, जो कि आपको और किसी भी सीट पर दिखाई देगा। फिरोजाबाद को भी देख लीजिए, ये भी यादव परिवार की सीट है, अक्षय यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद की सीट पर आप देखें तो 90% जाट वोटर जो है बीजेपी की तरफ, अन्य ओबीसी 72%, यहां पर भी 33% यादव वोट मिल रहा है। यानी कि बदायूं हो या फिरोजाबाद हो, हर्षवर्धन जी, इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ यादव ज्यादा टूट रहा है सपा से। नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। और देखिए, परिवार के बीच जब एक बार कलह हो जाती है ना, तो उसका नुकसान होता है। कोई कुछ भी कहे कि शिवपाल यादव तो लौट गए हैं, वो उन्होंने अपनी प्रगतिशील समाज पार्टी बनाई थी, किसी स्थिति में नहीं रहे। अभी जो मैनपुरी से एक बड़े कारोबारी हैं, बड़े नजदीकी उनके यादव कारोबारी हैं अखिलेश यादव के, वहाँ स्थानीय चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि मनोज यादव ही चुनाव लड़ जाएं। मतलब कई इस तरह की खबरें हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर अखिलेश यादव को चिंतित होना चाहिए, गैर यादव जो ओबीसी समूह था उसमें लोध निकाल दीजिए, सिर्फ लोधी मतदाता निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो कल्याण सिंह की वजह से पूरी इस बेल्ट में लोधी के साथ लंबे समय से उसके अलावा शाक्य हो या जो दूसरी ऐसी अन्य पिछड़ी जातियां हैं, वो मुलायम सिंह के साथ खड़ी रहती थी। उन्हीं के तो शिष्य हैं ना एसपीएस बघेल, जो लड़ने चले गए। तो ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो जातियां हैं, गैर लोध और गैर यादव, उनको अपने साथ लाने में अखिलेश। आप देखिए, मेरे पास आखिर के 2 मिनट हैं। आप चारों हमारे मेहमानों का एक स्नैप पोल मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। पहले भावेश से शुरुआत करेंगे। पिछले हफ्ते जो उन्होंने सर्वे किया था, उसमें उन्होंने कहा था 80 में से 78 भाजपा को जाती दिखाई दे रही है। 2 सीट आपने कहा था भाजपा हार सकती है यूपी में, और एक मैनपुरी की सीट थी और एक आजमगढ़ की सीट थी। एक हफ्ते में कुछ आपका विचार बदला हो या ऐसा कोई डेटा आया हो? देखो, इसमें मेरे विचार बदलने ना बदलने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ये जो भी है, ये तो वहां के लोगों आप 80 में से 78 पर कायम है अभी भी बीजेपी के लिए? 80 में से 78 मैं पहले और फिर कहता उस दिन भी मैंने कहा था, यदि बीजेपी 78 जीत सकते हैं तो 80 भी जीत सकती है और 75 भी जीत सकते हैं। ये 78 मिनिमम, मैक्सिमम तो हम सब जानते हैं 80 है, मिनिमम कितना? वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर। एक नंबर दे दीजिए। नंबर मैंने ऑलरेडी दे दिया, 75 तक। मैं 78 के पास हूं और आई रिस्पेक्ट माय डेटा। ठीक, शांतनु, आपकी क्या अभी तक की रीडिंग है? जो मेरी जानकारी है, अभी तक 51 टिकटें दे दी हैं भाजपा ने यूपी से, और उधर की साइड की सीटें नहीं आई हैं। तो जो भाजपा खेमे में जो मेरी समझ है कि 70 सीटों पर तो बिल्कुल आश्वस्त हैं वो, लेकिन क्योंकि अभी 10 बाकी सीटें नहीं आई तो उस पर कहना मुश्किल है। ऐसे आप नंबर दे सकते हैं, तो 70 सीटों पर आश्वस्त है भाजपा बिल्कुल। अब जो 10 सीटें दूसरा क्या देगा, वहां पे हम क्या लड़वाएंगे, तो मेरे ख्याल से वही 74-75 के पास आंकड़ा बिल्कुल रहेगा। इस चुनाव में क्या ये मायने रख रहा है कि कौन लड़ रहा है, कौन उम्मीदवार है? कुछ सीटों में हो सकता है ऐसा, कुछ सीटों में हो सकता है। रामपुर की सीट है, आजमगढ़ की सीट है, संभल की सीट है, जहां पे अल्पसंख्यक जनसंख्या भी काफी सारी है, यादव जनसंख्या काफी सारी है, उन पे ये फैक्टर हो सकता है। सबसे भारी, आपको सबसे भारी फैक्टर क्या देखा? नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का काम, भगवान राम का मंदिर, क्या है इस वक्त यूपी में? मेरे ख्याल से बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों चीजें जो आपने बोला, नरेंद्र मोदी का काम और राम मंदिर, वो दोनों नरेंद्र मोदी में भी रोल अप होता है। तो नरेंद्र मोदी के साथ दोनों पैकेज में आते हैं, नरेंद्र मोदी का काम और राम मंदिर। तो यही जो है, जो हमने कहा कि जो गैर जाटव दलित जातियां हैं और जो गैर यादव ओबीसी जातियां, इसका जो जुटाव हो रहा है साथ में भाजपा का। आप 75 का नंबर देना चाहूंगा मैं। 75 का नंबर कंफर्टेबल बीजेपी के लिए, 75 के आसपास कंफर्टेबल जीतना चाहिए। बाकी आप छोटे मार्जिन से सीट निकालेंगे तो 80 भी पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब हम तो दिखा रहे हैं रायबरेली भी हार रही है समाजवादी। देखिए, सोनिया गांधी का वहां से हट जाना वो अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपकी इतनी बड़ी सीट से आप पहले ही भाग जा रहे हैं। मतलब अगर कांग्रेस को कोई सलाह देता तो राज्यसभा आप 6 महीने बाद कोई राज्यसभा आती, सब ले जाते, बांग्ला ही तो बचाना है आपको केवल। तो वहां से भाग जाना बड़ा सिग्नल है पूरी कांग्रेस के लिए कि भाई अमेठी से वो नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से वो नहीं लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस बची कहाँ है? चलिए, कांग्रेस की हम बात नहीं करते क्योंकि जनाधार लगातार कम हो रहा है। अखिलेश यादव के लिए क्या संदेश है इस चुनाव का? अखिलेश यादव को तो अपना वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा। वो जब 2022 में उन्होंने सबसे बड़ा जो चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, 32% पे पहुंचे हैं। उन्होंने सरकारें बनाई हैं 29%, 28%, 30% पे। 32% के ऊपर उसको भाजपा गेम को जैसे बताया 40-42% पर लगे, सीटों पर उनको 50-55% वोट मिल रहा है। तो इसमें वो कैसे जोड़ेंगे जातियों को, इन छोटी जातियों को? क्योंकि जब वो पीडीए की बात करते हैं, वो पीडीए दिखता नहीं है। राज्यसभा में आप नाम देते हैं, आलोक रंजन का नाम आप देते हैं, जय बच्चन का नाम, तो उनको जोड़ना पड़ेगा आपको छोटी जातियों को। वो अखिलेश के वही जहां ओबीसी की बात आपने की थी वही आगे, या सब सही है सबको वही, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं वो। सर 78-75 आ गया है। मैं 70+ पर मानता हूं, और उसमें जो शांतनु जी ने कहा कि आगे आने वाली सीटें, मैं 70 इसलिए कर रहा हूं, जो अभी जो टिकट दिए हैं उसमें मुझे कुछ सीटों पर थोड़ा सा वो लग रहा है, इसलिए 70 के करीब मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और उसमें अखिलेश यादव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत कुछ कमाल नहीं कर रहे हैं, जो जोड़ना चाहिए था अपने को वो भी जोड़ नहीं पा रहे। नंबर बताएंगे आप? गागर में सागर भी भरना है आपको? नहीं, नंबर का मसला तो खैर अब भावेश जी ने कर दिया है, लेकिन ये सच है कि 80 की 80 सीटों पर पहली बार होगा 2024 कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन 6 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी बीजेपी के लिए जीत मतलब नाकों चने चबाना।
और वो सीटें सचमुच बहुत कठिन है। अलग अलग समीकरण पर वो जीत गई, कहीं उपचुनाव में, कहीं किसी और वजह कौन से। सी सीटें? आप मैनपुरी की बात कर लीजिए, आप रामपुर की बात कर लीजिए, आप आजमगढ़ की बात कर लीजिए, आप संभल की बात कर लीजिए। ये वो सारी सीटें हैं जो समीकरण में जीत गई, लेकिन समीकरण गड़बड़ाया तो हारी भी है। तो मुझे लगता है जीत सकती है 80 में 80, लेकिन फिर वही बात है 14 का जो आंकड़ा था उसमें 2-3 सीटें में बढ़ती देखता हूं। और उसके पीछे वजह बड़ी साफ है, जयंत, अनुप्रिया और ओम प्रकाश राजभर ये मिल के जो एक एक सीटें या 2 सीटें जोड़ देंगे तो ओवरऑल 4 सीटें जुड़ती हैं। तो जो 73 था वो 75 हो सकता है, 77 हो सकता है, या कहें कि अगर भावेश जी के शब्दों में कहें तो किसी भी तरफ आंकड़ा जा सकता है। चलिए ठीक, समय बिल्कुल नहीं भावेश मेरे पास, माफी चाहता हूं, आपको मौका नहीं दे पा रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका भावेश झा, शांतनु गुप्ता जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, आप आज हमारे साथ जुड़े।